यहाँ पर हम आपको इस पाठ के बारे में समझा रहे थे, जो कुछ अभी बाकी है शेष चीजें आज हम आपको बताने जा रहे हैं संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार के विषय में। ये नगरीय जनसंख्या के बारे में आपको बताना है। तो नगरीय जनसंख्या में शासक वर्ग, राजा, ये किले बंद नगरों में रहते थे और सुख विलास का जीवन जीते थे। बड़ा ही सुखी इनका जीवन था। 600 ईसा पूर्व तक जो खुदाई हुई, उस खुदाई में अनेक प्रकार के पदार्थों के, धातुओं के बने वस्तुएं, मुद्राएं और बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जिनसे हमें पता चलता है कि समाज में इनका उच्च स्थान था। इन शासक वर्ग और राजाओं का ऊंचा स्थान था। कल हमने आपको बताया था कि राजा का स्थान 600 ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईस्वी बीच के इतिहास में राजाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन बहुत सी राजा अच्छे नहीं भी थे। कुछ राजा के विषय में, जैसे एक जगह गंधर्व कहानी के विषय में हमने बताया कि उसमें एक कुटिल राजा से जनता किस तरह त्रस्त थी, इसके बारे में हमने आपको बताया था। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शासक वर्ग राजा किले बंद नगरों में निवास करते थे। इनका जीवन सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था और 600 ईसा पूर्व तक खुदाई में जो धातुओं और विभिन्न पदार्थों की वस्तुएं, आभूषण, मोहरे, सिक्के ये मिले हैं, इनसे हमें उच्च वर्ग के विषय में पता चलता है कि उच्च वर्ग के विषय में हम बहुत कुछ जान जाते हैं और ये भी जानते हैं कि समाज में उस समय वर्ग भेद कायम था। वही मिट्टी के खिलौनों, दैनिक उपयोग की वस्तुओं का प्रयोग जनसाधारण जनता करती थी, जनसाधारण लोग करते थे। और शिल्पकार के विषय में हम आते हैं। इससे पहले हम संभ्रांत वर्ग देखें। तो संभ्रांत वर्ग जो है, संभ्रांत वर्ग के अनेक अभिलेखों से उनके दान का उल्लेख मिलता है। ये संभ्रांत वर्ग के लोग दानी होते थे। इनकी ऐसी स्थिति होती थी कि ये दान कर सके। शिल्पकार जो थे वह अधिकांशतः शूद्र वर्ग से आते थे, यानी शिल्पकार शूद्र वर्ग से थे। इनका जीवन बड़ा साधारण था और ये इनकी आवश्यकताएं बड़ी कम थी। इनका जीवन बहुत साधारण था। ये जो शिल्पकार थे, इस युग में शिल्पकार जो थे ये शूद्र वर्ग से थे। इनकी आवश्यकताएं बहुत कम थी और इनका जीवन बड़ा साधारण था। बच्चों, आपको पता है कि यदि जब हमारे पास पैसा होता है, हम बहुत अमीर होते हैं, तो हमारी आवश्यकताएं भी बहुत अधिक होती हैं। लेकिन ये जो कमजोर वर्ग है, इनके पास पैसे नहीं है, पैसों की कमी है। तो जब पैसों की कमी है तो इनकी आवश्यकताएं भी कम है। इनका जीवन बड़ा ही साधारण है। इसके बाद हम आपको ये बताते हैं कि उस समय व्यापार की क्या स्थिति थी। व्यापार जैसे सातवाहन काल से में आंतरिक और व्यापार दोनों उन्नति पर थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक के बीच व्यापार की स्थिति जो है बड़ी ही उन्नतिशील थी, उन्नति पर थी। व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के होते थे। व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से होते थे। भारत का व्यापार अधिकतर चीन, रोम और मिस्र से होता था।
व्यापार भारत इन सभी चीजों का जो है भारत निर्यात करता था विदेशों को, और बहुत सी चीजों का आयात भी करता था। तो ये जो है निर्यात करते थे इन चीजों का। उसके बाद हम देखते हैं कि दक्कन से रोम के निवासी जो थे वे मलमल और विलासिता की चीजें मंगाते थे। दक्कन से रोम के निवासी विलासिता की चीजें मंगाते थे और बदले में उन्हें महंगा सोना देते थे। क्या देते थे? दक्कन से ये रोमवासी जो होते थे ये विलासिता की चीजें, आरामदायक चीजें मंगाते थे और बदले में उन्हें जितना वो मांगते थे वो महंगा सोना दिया जाता था। और भारत का चीन से व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था, क्योंकि चीन के सिक्के भारत में नहीं थे, मुद्राएं भारत में नहीं थी, उपलब्ध नहीं थी, और भारत की मुद्राएं चीन में उपलब्ध नहीं थी। इसलिए ये वस्तु विनिमय के माध्यम से क्या करते थे? व्यापार करते थे। बहुत सारी चीजों को ये लोग मंगाते थे। और इसके बाद हम आते हैं सिक्कों के बारे में। जैसे सिक्के, सिक्के का प्रचलन कहते हैं कि सिक्कों का प्रचलन कब से हुआ? तो प्राचीन भारत में सिक्कों का काल 500 ईसा पूर्व का माना जाता है। विभिन्न स्थलों से जो खुदाई हुई तो उसमें हमें कुछ आहत सिक्के मिले। ये सिक्के मौर्य युग के पहले के नहीं है, ठीक है। गुप्त काल में कहते हैं उस समय स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन था, सोने के सिक्के प्रचलित थे, लेकिन कहीं कहीं कौड़ियों का भी प्रचलन दिखाई देता है, लेकिन ये बहुत कम था। इसके बाद आपसे हमको कहना है कि अभिलेखों के बारे में। तो अभिलेख कई हजार में अभिलेख मिले हैं, लेकिन अभिलेखों पर जो अक्षर उत्कीर्ण है वो हल्के ढंग से है। सभी अभिलेखों के लिखावट पढ़े नहीं जा सकते, बहुत से अभिलेखों के पढ़े जा सकते हैं, पढ़े गए हैं, लेकिन बहुत से अभिलेखों की लिखावट नहीं पढ़े। अभिलेख जो है नष्ट भी हो सकते हैं, उनके लिखावटें लुप्त हो सकती हैं। तो हमें कुछ अभिलेख अभी भी प्राप्त है और उसके लिखे हुए चीजों को हम जो है पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत से अभिलेख आज तक सुरक्षित नहीं बचे हैं। तो आइए हम आते हैं चंद्रगुप्त के बारे में। जो हम बच्चों जो है हमने बताया था कि बोर्ड परीक्षा में कभी कभी बीच से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसके बारे में कभी कभी हम नहीं पढ़े रहते, लेकिन उसी विषय उसी टॉपिक से संबंधित चीजें होती हैं, लेकिन वो बीच से आती हैं। कभी बाहर से भी कुछ चीजें आ जाती हैं जो हम यहाँ पे आपको ये बताते हैं कि पिछले वर्ष बोर्ड परीक्षा में आया था कि प्रभावती गुप्ता कौन थी। प्यारे बच्चों, प्रभावती गुप्ता के बारे में सच कहो तो हमने कहीं क्लास में जिक्र नहीं किया, क्योंकि तुम्हारी किताब के उस चैप्टर में प्रभावती गुप्ता का नाम नहीं था। लेकिन आज हम आपको प्रभावती गुप्ता के बारे में बताएंगे कि प्रभावती गुप्ता वास्तव में कौन थी। इसीलिए इस चैप्टर के अलावा एक्स्ट्रा भी हम आपको समझाते रहते हैं और आप उस पर ध्यान दें। कभी कभी एक्स्ट्रा चीजें भी पूछी जाती हैं, तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे प्रभावती गुप्ता कौन थी, ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट क्वेश्चन यानी अति लघु क्वेश्चन में आया था। अति लघु क्वेश्चन में यह आया था कि
तो आप जाने कि प्रभावती गुप्ता कौन थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास हमने आपको बताया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के बारे में भी कल आपको बताया कि हम परसों कि चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के बारे में विद्वानों में तमाम मतभेद है। कोई क्षत्रिय कहता है, कोई ब्राह्मण कहता है, कोई शूद्र कहता है। तो इस तरह प्राचीन भारत के इतिहास जो लिखे गए हैं, तमाम विद्वानों ने उन चीजों पर बड़ा अपना मतभेद प्रकट किया है। तो यहाँ पर हम प्रभावती गुप्ता की जिक्र करनी है तो आते हैं चंद्रगुप्त जो था, चंद्रगुप्त का पुत्र समुद्रगुप्त था। कल हम आपको उस दिन बताए थे कि चंद्रगुप्त का पुत्र समुद्रगुप्त था, लेकिन कहते हैं चंद्रगुप्त का बड़ा पुत्र समुद्रगुप्त नहीं था। समुद्रगुप्त अपने चरित्र बल, अपनी योग्यता से इतना बड़ा शासक बना, राज्य किया भारत में, और राजा बनने में उसकी योग्यता ही काम आई। उसके चरित्र बल और योग्यता को देखकर ही चंद्रगुप्त ने उसे राजा नियुक्त किया था, अपना उत्तराधिकारी बनाया था। उसने कहा था कि भरी सभा में, कल हम बताए थे उस दिन आपको कि उसने भरी सभा में दरबारियों के सामने कहा था कि तुम योग्य हो। चंद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त से कहा तुम मेरे योग्य पुत्र हो और पूरी पृथ्वी पर राज्य करो। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा कि समुद्रगुप्त योग्य पुत्र था चंद्रगुप्त का, न कि बड़ा पुत्र था। कहते हैं बड़ा पुत्र उत्तराधिकारी बनता है, लेकिन वो बड़ा नहीं था, वह योग्य था केवल, और वो उत्तराधिकारी बना। तो चंद्रगुप्त का पुत्र समुद्रगुप्त था और समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की दो रानियां थी। चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय की दो रानियां थी। एक थी कुबेर नागा और दूसरी थी ध्रुव देवी। हाँ, अब ये देखिए चंद्रगुप्त की पत्नियां, चंद्रगुप्त की दो पत्नियां थी। पहली पत्नी कुबेर नागा थी, उसका नाम था कुबेर नागा। वह एक नाग कन्या थी। कुबेर नागा एक नाग कन्या थी। यह जो थी वह कुबेर नागा कौन थी? नाग कन्या थी। यह चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी। और इसी कुबेर नागा जो नाग कन्या कहलाती है, कुबेर नागा से ही प्रभावती गुप्ता पैदा हुई थी, उत्पन्न हुई थी। तो चंद्रगुप्त की पहली पत्नी कुबेर नागा की पुत्री प्रभावती गुप्ता थी। अब आपको पता हो गया होगा कि प्रभावती गुप्ता कौन थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली पत्नी कुबेर नागा जो नाग कन्या थी, उसी की पुत्री प्रभावती गुप्ता थी। शॉर्ट में आपको पता हो गया कि प्रभावती गुप्ता कौन थी। ये आपको नहीं समझ में आता है तो आप कहीं लिख लें
और इसको अपने मन में बैठा लें, जान लें, क्योंकि हो सकता है कभी कभी प्रश्न रिपीट भी करते हैं, दोहराते हैं, दोहरा के पूछा जाता है तो आप सोचेंगे अरे पिछले वर्ष आए फिर नहीं आए। ज्यादातर नहीं आते हैं लेकिन कभी कभी आ जाते हैं। तो जानकारी आपको होनी चाहिए। ये प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी कुबेर नागा की पुत्री थी। इसकी दूसरी पत्नी ध्रुव देवी थी। कौन थी? दूसरी पत्नी ध्रुव देवी थी। ध्रुव देवी से कुमार गुप्त और गोविंद गुप्त पैदा हुए थे। इनका भी अपना अपना इतिहास है, घबराना नहीं है इसमें। आप सोचते हैं कि इतिहास जल्दी याद नहीं होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। समझने की बात है। यदि आप समझ लें तो रटने की जरूरत नहीं। ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी कुबेर नागा और ध्रुव देवी कुबेर नागा कन्या थी। इससे प्रभावती गुप्ता उत्पन्न हुई। इसकी जो है पुत्री कौन थी? प्रभावती गुप्ता। और ध्रुव देवी से कुमार गुप्त और गोविंद गुप्त। पता हो गया कि इससे जो है कुमार गुप्त और गोविंद गुप्त। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रभावती गुप्ता के बारे में आपकी किताब में ये सब सारी चीजें नहीं है। ये पुरानी किताबों से हमने खोजा तो इसमें विधिवत था ये, तो ये हमने आपको जिक्र कर दिया, बता दिया। तो प्रभावती गुप्ता कौन थी अब आप जान गए। इसके बाद आप आइए गुप्त वंश का इतिहास। जो हम बता रहे थे कि गुप्त वंश का इतिहास, तो गुप्त वंश का इतिहास जानने के लिए सबसे प्रमुख स्रोत प्राचीन भारत के गुप्त वंशीय इतिहास को जानने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? गुप्त वंशीय प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुराण है। पुराण है। ये पुराण 18 पुराण बताए गए हैं। 18 पुराण बताए गए, जिसमें ब्राह्मण पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, तमाम पुराणों के नाम हैं। तो इनसे हमें गुप्त वंशीय इतिहास की जानकारी अच्छी मिलती है। कभी कभी ये पूछ देता है कि गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग कैसे था? गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग कैसे था, ये कभी कभी पूछ देता है। बच्चों, स्वर्ण युग की संज्ञा किसी को कब दी जाती है? किसी युग को स्वर्ण युग की संज्ञा कब दी जाती है? जब वह युग, उस युग में आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक, कला के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में वह युग प्रगति किया हो, चतुर्दिक शांति हो, सुख हो, सारी व्यवस्थाएं हो, जनता प्रजा सुखी संपन्न हो, लोग राजा से प्रसन्न हो, ऐसी स्थिति में हम उस युग को स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि गुप्त काल कैसे शुरू हुआ। तो गुप्त काल वह युग था जिसमें भारत जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक,
कला और विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति प्रगति काफी उन्नति और प्रगति करता है। उस समय प्रजा जनता में बड़ी ही सुख शांति थी, चतुर्दिक शांति, और इस सुख संपन्नता को देखते हुए और चतुर्दिक विकास को देखते हुए, उन्नति को देखते हुए कि हर क्षेत्र में उन्नति हो रही है, उसे इतिहासकारों ने स्वर्णिम की संज्ञा दी। कहते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल का वह स्थान है जो यूनान के इतिहास में पेरिक्लीज युग का था। फिर से सुने कि प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल का वह स्थान है जो यूनान के इतिहास में पेरिक्लीज युग का था। ठीक है, पेरिक्लीज युग का था। प्यारे बच्चों, आपने ये सारी चीजें देखी। गुप्त वंशीय राजा जैसे चंद्रगुप्त, प्रारंभिक गुप्त काल के प्रारंभिक राजा जैसे चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब आप सोचते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ से थे? हमने आपको बताया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वही है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो समुद्रगुप्त का पुत्र है। समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो गुप्त वंश के प्रारंभिक राजाओं शासकों जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, इन लोगों के समय में काफी हर क्षेत्रों में काफी उन्नति हुई। इन लोगों ने हर क्षेत्र में उन्नति किया। जनता और प्रजा में चारों तरफ शांति दिखाई दे रही थी। पिछले कुछ शासकों के समय में इतनी योग्यता नहीं थी, जिसके कारण गुप्त वंश का विनाश हुआ, लेकिन ये लोग काफी ही अच्छे थे। इसके बाद राजा समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त के दिग्विजयों और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के न्यायप्रियता को भारत के इतिहास में कौन नहीं जानता? सभी लोग जानते हैं राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को न्याय के क्षेत्र में वो कैसे। समुद्रगुप्त दिग्विजयी था, उसको भी लोग जानते हैं। उस समय चारों तरफ शांति व्यवस्था थी। साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत उन्नति हुई। समुद्रगुप्त को कहते हैं हरिसेन, कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी थी। समुद्रगुप्त को कविराज कहा था। समुद्रगुप्त को साहित्य से विशेष लगाव था। यह विद्वान था, प्रबुद्ध विद्वान, और यह केवल विद्वान ही नहीं था बल्कि साहित्य का और कला का भी प्रेमी था। विद्वानों का आश्रयदाता माना जाता है समुद्रगुप्त को। उसके राज दरबार में बड़े बड़े विद्वानों को आश्रय प्राप्त था। कहते हैं हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में यह लिखा है कि साहित्य के क्षेत्र में समुद्रगुप्त
साहित्य और कला के क्षेत्र में समुद्रगुप्त ने नारद को देवताओं के गुरु और नारद को लज्जित कर दिया। समुद्रगुप्त महान प्रतापी राजा और शासक था। उसके बारे में कुछ भी आया तो आप ऐसे लिख सकते हो। हमने उसके बारे में बहुत कुछ आपसे बताया कि समुद्रगुप्त कौन था। वह चंद्रगुप्त का बेटा था और बड़ा ही पराक्रमी योग्य शासक था। गुप्त काल में दशमलव पद्धति और पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, इस